प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से वेव क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चे, आप लोगों का डिमांड था कि ट्रांसफार्मर या डेरिवेशन वाला कोई टॉपिक अब पढ़ाइए। ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी चलना चाहिए। तो बच्चे, आज के सेशन में हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर का बनावट, ट्रांसफार्मर का कार्यविधि, सिद्धांत, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी पॉइंट आते हैं, परिनमन अनुपात, शैथिल्य छानी, ताम्र क्षय, ये सब क्या होता है, टोटल का टोटल इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये सेशन अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से कम 5 से 7 नंबर का पेपर में बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ इसका ले लीजिएगा। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का पहला टॉपिक है मेरा भाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? तो बच्चे, ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे, हम लोग का जो गांव में लाइन का सप्लाई होता है, बिजली का सप्लाई होता है, तो गांव का मेन मतलब एंट्री जो होता है ना, वहां पर ही एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। ये वर्क कैसे करता है बच्चे, इसका काम क्या है? तो बाबू, इसका कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टता है, एसी जो वोल्टता है, उसको बढ़ाया या घटाया जाता है। आप लोग ऐसे समझिए, आप अपने घर में स्टेपलाइजर का यूज़ करे होंगे जी। स्टेपलाइजर देखिएगा बच्चे, उसमें हम लोग वोल्टता को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को, और फिर वोल्टेज को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो एकदम जस्ट लाइक वैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एसी वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जाता है या जा सकता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिससे हम लोग एसी वोल्टता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चे याद रखिएगा, हम लोग ऑफलाइन में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। प्रेरण एक पढ़ाया होगा मैं स्वप्रेरण, एक पढ़ाया होगा मैं अन्योन्य प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, और एक का नाम होता है बच्चा म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो है हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा अन्योन्य प्रेरण। ओके, अब आते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो बच्चे, ट्रांसफार्मर कुल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के। एक का नाम है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक का नाम है बच्चे अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद रखिए, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक का नाम है उच्चाई और एक का नाम है अपचाई। अब जानते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है। तो बच्चे, दिख रहा है ना? एक बार जरा मैं चेक कर लूँ आप लोगों का। हाँ, दिख रहा है बच्चे। तो देखो, उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है बाबू? तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या है ना कि उच्च विभव को निम्न विभव, अरे भाई साहब, सॉरी। उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या है बच्चे? निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब, ट्रांसफार्मर, गेट बंद कर दीजिए। ट्रांसफार्मर एक उच्चाई ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से निम्न विभव को हम लोग उच्च विभव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें विभव का मान बाबू रे बढ़ता है। इसमें विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन धारा का मान बाबू रे इसमें घट जाता है। धारा का मान क्या है? घट जाता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताएं। तो जब तक हम ऊंचाई और अपचाई को बढ़िया से नहीं जानेंगे तब तक हम डिफरेंस बता नहीं सकते हैं। तो बढ़िया से पहले देखते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में विभव का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, निम्न से उच्च हो जाता है। लेकिन इसमें धारा का मान क्या होता है बाबू? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। बाबू, ये रहा ट्रांसफार्मर। ये जो आपको दिख रहा है, ये पतला पतला इस प्रकार का, ये पतला पतला शेप्स का, इस प्रकार का त्रिभुजाकार आप कह सकते हैं, आयताकार, इस प्रकार का शेप से बना होता है। और इसमें क्या है ना, ये तांबा का तार लपटा हुआ होता है बच्चे। क्या लपेटा हुआ होता है? तांबा का तार लपेटा हुआ होता है। तो याद रखिएगा, इसमें 2 कुंडली होगा। एक का नाम हम लोग बोलेंगे प्राथमिक, प्राइमरी, और एक को बोलेंगे सेकेंडरी। तो इसमें है ना, ये फेरों की संख्या जो है बाबू, इसमें कम होगा
और इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चे, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखिएगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर के बारे में बताया मैंने, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यहां से देखिए मैं 3 डिफरेंस बताया। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में विभव का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है, ये तांबा का तार जो लपटे हुए हैं इसमें कम होगा और द्वितीयक में इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये रहा हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब इसका जस्ट उल्टा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। आइए उसको भी जानते हैं बाबू। सर अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो इसमें वोल्टता को बच्चे क्या लिख दिया है, ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टता का मान कम, हम इसको समझाते हैं अलग से, समझिए ध्यान से। उसमें क्या था बाबू, निम्न विभव जो था बच्चे, निम्न विभव से ऐसे समझ लीजिए सीधे सीधे, विभव का मान जो है उसमें बच्चे बढ़ रहा था। उसमें विभव का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर कम से निम्न विभव था उसको कन्वर्ट कर देता था उच्च विभव में। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चे, उच्च विभव को कन्वर्ट कर देता है कौन सा विभव में, निम्न विभव में। और उसमें क्या था बच्चे, यहां देखिएगा प्यारे बाबू, इसमें क्या था, धारा का मान घट रहा था, इसमें धारा का मान घट रहा था, इसमें धारा का मान बाबू बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कहीं लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ तो मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ पे एक ही को मैं शायद ऐड कर दिया गया है। इसमें धारा का मान घटता है, ए भाई ये उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है, थोड़ा माफ कर देना आप लोग, ठीक है। इसमें उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है। यहाँ देखिए, इसमें धारा का मान घटता है ना बाबू, तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ बच्चे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, माफ कर देना मेरे भाई। इसमें विभव का मान क्या हो जाएगा, इसमें विभव का मान निम्न होता है और इसमें धारा का मान उच्च होता है। धारा का मान क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अब आते हैं ध्यान से, उसमें क्या था, ये हमारा जो प्राइमरी सेल है इसमें कम था, ठीक है, और इसमें ज्यादा था। बट ये जो है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर में उल्टा होगा। इसमें ये जो फेरों की संख्या होगी वो ज्यादा होगी, इसमें जो फेरों की संख्या वो ज्यादा होगी, और इसमें जो फेरों की संख्या वो क्या होगी, कम होगी बाबू। इसे हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। क्या बोलेंगे बच्चे, प्राथमिक कुंडली, ओके। और इसको बोलेगा मैं बाबू द्वितीयक कुंडली। इसको क्या बोलेगा, द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी क्वाइल। चलो बाबू, तो इसमें ज्यादा और इसमें कम, याद रखना। अब आते हैं लेकर के दोनों में डिफरेंस। तो बच्चे डिफरेंस में वही, इसमें विभव का मान बढ़ जाता है, इसमें विभव का मान घट जाता है, इसमें धारा का मान घट जाता है, इसमें धारा का मान बढ़ जाता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। जो मैंने वहां अलग अलग डिफरेंस बताया वही यहां पर मैंने लिखा दिया। ये आपका 2 मार्क्स के लिए, ये आपका 2 मार्क्स के लिए VVI प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा बच्चे, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है ऊंचाई, एक का नाम है अपचाई। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर का बनावट, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। बनावट का मतलब होता है बच्चे स्ट्रक्चर, उसका साइज, आकार कैसा होता है। जैसे हम लोग का भगवान अलग अलग बना करके भेजे हैं, उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर का साइज, शेप्स, आकार कैसे बनाया जाता है उसमें हम लोग बनावट बोलेंगे। और सिद्धांत, कार्यविधि एक प्रकार से एक ही होता है बच्चे, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग ने मान लिया है, माना कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS। लो मैं अपना मन से ट्रांसफार्मर मान एगो बना लेता हूं बाबू, ठीक है। ये रहा मेरा भाई ट्रांसफार्मर, ओके। चलो ये रहा बाबू ट्रांसफार्मर मेरा भाई, ये इधर देखो, ओके। इसमें हम AC करंट का सिंबल लगा देते हैं, और एक में यहां पर, चलो बाबू ये हो गया हमारा प्राइमरी और ये हो गया हमारा सेकेंडरी। तो इसमें जो ये फेरों की संख्या है बाबू, इस फेरों की संख्या को हम लोग मान लिए NP, और इसमें जो फेरों की संख्या है बाबू हम उसको मान लिए NS। सर P का है, माने प्राइमरी है तो P और सेकेंडरी है तो S। यहाँ पे वही बोला गया है, प्राथमिक में
NP और द्वितीयक में NS। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं ध्यान से, यहां देखिए कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में प्रत्येक फेरों से संबद्ध, ये छोड़ो हटाओ, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं क्या? रुक जाओ बाबू, एक सेकंड, थोड़ा टाइम देना मेरे भाई, मैं खुद से बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है? हाँ, खुद से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ बच्चे, एक सेकंड रुक जाना मेरा भाई। अरे भैया एक सेकेंड रुक जाना बाबू, मैं इसको क्या है ना वाइट करके, और आपको खुद से ये डेरिवेशन क्या है ना कि लिखा हुआ समझाने में आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना कि इसको आपको बढ़िया से सिखा ही देता हूँ। चलो बाबू ओके है, हाँ एकदम बढ़िया, यही तो स्मार्ट बोर्ड का फायदा है, यही तो स्मार्ट बोर्ड का फायदा है। चलिए बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, हीरा बच्चा आओ। चलो 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 चलो, यस। अब आ जाओ बाबू, देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा प्राइमरी सेल और वो हो गया हमारा सेकेंडरी सेल। तो हम लोग को सर पढ़ाए थे फ्लक्स, आप लोग को पे पढ़ाया या नहीं नहीं पता बच्चे, हम पढ़ाए थे E बराबर होता है -d∅/dt। इधर समझिएगा ध्यान से, d∅/dt। तो ये जो हमारा प्राइमरी कॉइल है उसके लिए अगर हम विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा NP, और इसमें ये जो होता है बस सिंगल फेरा के लिए, अगर एक फेरा रहे तब के लिए ये होता है। लेकिन बाबू ध्यान से देखिएगा, प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको मिटाएंगे तो सब मिटा जाएगा, एक सेकेंड। हाँ वाह वाह वाह, कितना अच्छा है। चलो तो ये हमारा जो निकला वो एक फेरा के लिए निकला था बच्चे, कितने फेरा के लिए? एक फेरा के लिए। लेकिन हमारा प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कितना है? NP, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साथियों NP से। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना? 1। अब इधर देखो, ये प्राइमरी के लिए निकाला, अगर मैं सेकेंडरी के लिए निकालूंगा बच्चे तो देखो ध्यान से, ES बराबर क्या हो जाएगा? d∅/dt, बट यहां पर NP है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चे? NS हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बाबू करना क्या है मेरे भाई, इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2। ओके, कहने का मतलब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या डिवाइड करेंगे सर? आइए, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं बच्चे, इधर हो जाएगा मेरा भाई EP/ES। इधर देखो ध्यान से, EP/ES, इधर देखो, ये से ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? NP/NS, NP/NS। अब ये जो आया ना बच्चा, इसको मान लो समीकरण नंबर कितना? 3। इसको मान लो समीकरण नंबर कितना? 3। अब आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर ओ भाई साहब, यहाँ पे तो सारा चीज दे ही रखा है, देखो ये से ये कट गया, अभी हमारा यही ना आया है, EP/ES बराबर NP/NS, और समीकरण 3 यही आया है जो मैंने उधर करा। आदर्श स्थिति में, आदर्श स्थिति कहने का मतलब जब दोनों इक्वल हो जाए, जब दोनों, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसकी शक्ति आदर्श स्थिति में क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो शक्ति है, पावर है, दोनों इक्वल हो जाएगा। इधर आ जाइए बाबू, तो आदर्श स्थिति में क्या है, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति दोनों बराबर हो जाती है, और शक्ति का फॉर्मूला हम लोग को सर पढ़ाए हैं, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। तो बाबू यहाँ देखो ध्यान से, V के जगह हम लोग विद्युत वाहक बल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि E का इस्तेमाल करेंगे। तो EP और धारा क्या है? I, तो IP कर दीजिए, क्योंकि प्राइमरी के लिए बात हो रही है, और यहाँ निर्गत मतलब सेकेंडरी, तो यहाँ पर हो जाएगा ES/IS। अब हम यहाँ से E वाले को एक तरफ कर लेते हैं और I वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए ध्यान से, EP और ये ES को बटा में कर लीजिए, इधर IS और बट्टा IP। अब आप देखो ध्यान से प्यारे बच्चे हमारे, इधर देखिए, तो ये वाला समीकरण को देखिए आप लोग, ये वाला समीकरण को और ये वाला समीकरण को देखिए, दोनों में देखा जाए तो LHS बराबर है ना, LHS बराबर EP/ES, EP/ES, EP/ES इसके बराबर है, EP/ES इसके बराबर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, ऐसे तो इसमें लिखा हुआ ही होगा, यहां देखिएगा, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या प्यारे बच्चे? हाँ थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 4 से हम कह सकते हैं मेरे भाई, इधर देखिए, ये
और ये तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखो इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि EP बट्टा ES बराबर NP बट्टा NS बराबर IS बट्टा IP। हम अभी अभी आपको बोले थे कि अगर वोल्टता बढ़ेगा तो धारा घटेगा। यहाँ सही से देखिएगा रिलेशन, यहाँ पे प्राइमरी है तो यहाँ सेकेंडरी है, यहाँ सेकेंडरी है तो यहाँ प्राइमरी है। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि हमारा विभवांतर जो होता है, विभव जो होता है और धारा जो होता है, दोनों में उल्टा रिलेशन होता है बच्चे। तो जिसका वोल्टता बढ़ेगा उसका धारा का मान कम हो जाएगा, जिसका धारा बढ़ेगा उसका वोल्टता बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है। ठीक है, अब आपसे बात कर लेते हैं बनावट का ट्रांसफार्मर का। तो बस ये बना लेना है ट्रांसफार्मर। ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो गया हमारा सेकेंडरी। यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है, प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित IP हो रहा है, दूसरा में IS हो रहा है। बस और कुछ नहीं करना है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर बनावट में जो आप यहाँ बनाए हो सो लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब आते हैं अगला टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है परिनमन अनुपात। अभी जो ये मेरा आया बाबू, ध्यान से देखिएगा, ये जो आया हमारा IP बट्टा NP बट्टा NS। NP क्या है सर बाबू रे? NP क्या है? तो NP को हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या बाबू। NS क्या है बच्चे? तो बस वही हो जाएगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और ये दोनों के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं, पता है क्या? परिनमन अनुपात। परिनमन अनुपात, ये भी आपका पेपर में एग्जाम में पूछा हुआ है कि परिनमन अनुपात क्या है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं आगे। यही है क्या? देखो ना, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। यहाँ फार्मूला भी लिख दिया गया, परिनमन अनुपात बराबर NP बटा NS। क्या दिक्कत है? चलिए, और भी है क्या? अब तो नहीं लग रहा है मेरे को भाई। कंप्लीट। चलो ध्यान से देखो, दो टॉपिक और हम पढ़ा दे रहे हैं अपना मन से। ओके, दो टॉपिक सर क्या है आपसे? ये दो टॉपिक ट्रांसफार्मर से और पूछेगा। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। एक तो ये हो गया ऊर्जा क्षय। ओके, और दूसरा टॉपिक आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय रोकने के उपाय। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय रोकने के उपाय। रोकने तो रोक ही तो सकते ही नहीं है, कम करने के उपाय। कम करने के उपाय, ये दो टॉपिक आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो बच्चे देखो ध्यान से, ट्रांसफार्मर जो हमारा ऊर्जा क्षय होता है ना, वो सबसे पहले तो हमारा एक ताम्र क्षय के रूप में होता है। सर ताम्र क्षय क्या है मैं बताऊंगा, आप टेंशन ना लेना। दूसरा हमारा शैथिल्य क्षय के रूप में होता है, शैथिल्य क्षय के रूप में होता है। और तीसरा हमारा जो होता है बच्चे, वो हमारा भंवर धारा के रूप में भी होता है। भंवर धारा के रूप में भी हमारा ऊर्जा का क्षय होता है। सर ताम्र क्षय क्या है? तो अभी अभी बताया मैंने बच्चे, ट्रांसफार्मर में तांबा का तार लपेटा हुआ होता है। अब जब तांबा का तार लपेटा हुआ है तो 110% ऐसा नहीं थोड़ी है कि एक बार लग गया ट्रांसफार्मर में ये तांबा का तार और वो आजीवन काम करते रहेगा। नहीं, आजीवन काम नहीं करेगा, वो खराब होते रहेगा। तो खराब हुआ मतलब लॉस हुआ। तो हमारा पहला ताम्र क्षय के रूप में हमारा ऊर्जा का लॉस होता है। दूसरा शैथिल्य हानि के रूप में भी लॉस होता है। शैथिल्य हानि क्या है? देखिए, ट्रांसफार्मर इस प्रकार से, ट्रांसफार्मर में हमारा AC कनेक्ट होता है धारा। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है बच्चे कि हमारा हाफ में पॉजिटिव है और हाफ में नेगेटिव है। तो एक ऐसा पॉइंट होता होगा जहां पे हमारा ये डिवाइस क्या होता होगा, थोड़ा देर के लिए ऑफ होता होगा। और नहीं ऑफ हो रहा है तो बस आप ऐसे समझो कि ट्रांसफार्मर देखिएगा, जब तक वो चलते रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा। और फिर जब ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो अब बार बार चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा,
फिर विचुंबकित होगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा, फिर विचुंबकित होगा। तो उसमें जो लगा हुआ है नरम लोहा, वो नरम लोहा का धीरे 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 शक्ति खत्म हो जाएगी। जैसे अब ये हमारा लोहा का पदार्थ है बाबू, अब इसको मैं बार बार गर्म करा, फिर छोड़ दिया, फिर गर्म करा, फिर छोड़ दिया, फिर गर्म करा, फिर ठंडा करा, तो उसमें क्या है ना कि इसकी शक्ति धीरे 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 कमजोर हो जाएगा। वो जब बार बार इसको हीट करोगे ना, तो पहले की अपेक्षा जितना ज्यादा बार इसको गर्म ठंडा करोगे वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। ये अब कमजोर हो रहा है मतलब ऊर्जा का तो लॉस हो रहा है। तो याद रखिएगा शैथिल्य क्षय मतलब चुंबकित विचुंबकित होने के दौरान जो हमारा ऊर्जा का लॉस होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शैथिल्य हानि कहेंगे। ओके, अब आते हैं भंवर धारा। तो बाबू भंवर धारा उसमें क्रिएट होता है और हम लोग जाते हैं कि भंवर धारा में तो और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का लॉस होता है। अगर आपको भंवर धारा समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम भंवर धारा का एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्योंकि पेपर के लिए भंवर धारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर भंवर धारा आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। ऐसे आप जान लीजिए कि भंवर धारा के रूप में भी हमारा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। अब इधर देखो बच्चे, ट्रांसफार्मर क्षय रोकने का तो कोई उपाय नहीं होता है, इसको कम करने का उपाय है। सर कम कैसे करेंगे, तो कम कर सकते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा ई शेप्स का ऐसे ऐसे जो तार लगा हुआ, लोहा लगा हुआ होता है, ये जो लोहा लगा हुआ होता है, पहला ये लोहा आप नरम लोहा का इस्तेमाल करिए। नरम लोहा, कोई भी लोहा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नरम लोहा लगा सकते हैं, लेकिन नरम लोहा लगाइएगा तो इसकी शक्ति ज्यादा दिन तक चलेगी। तो नरम लोहा को बेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, बेस्ट। तो पहला काम आप ये कर लीजिए कि नरम लोहा का उपयोग कर लीजिए, नरम लोहा का यूज करिए। इससे हमारा क्या होगा ना बाबू कि हमारा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होगा लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, ये देखिएगा नरम लोहा, ये जो तार ई शेप्स का रहता है इस प्रकार का बना बना करके देखिएगा ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। ई शेप्स का ऐसे ऐसे, मेरा भाई बाबू इधर आ जाइए, ई शेप्स का ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर रहता है मेरे भाई। ई शेप्स का ये ट्रांसफार्मर होता है। तो इसको पतला पतला करके इसके बीच में ना देखिएगा तैलीय चिपचिपा पदार्थ डाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये हीट जनरेट करेगा ना तो वो हीट को अवशोषित करेगा। वो जो तेल डालते हैं हम लोग, देखिएगा ट्रांसफार्मर खुलेगा तो एकदम काला काला तेल उसमें दिखा देगा। वो तेल क्यों डालते हैं, ताकि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होगा, हीट होगा, तो हीट होगा तो उसमें जो वो चिपचिपा पदार्थ है वो हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। इससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर हमारा ब्लास्ट व्लास्ट नहीं हो पाता है। पहले का ट्रांसफार्मर देखिएगा बराबर ब्लास्ट हो जाता था, हमारा लाइन कट जाता था। ठीक है, तो इसलिए हम 2-3 चीज का उपयोग करके इसका क्षय को कम कर सकते हैं, पूरा खत्म तो कर ही नहीं सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज का सेशन यहीं पर ट्रांसफार्मर पूरा पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो, और अगर आपको भंवर धारा से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।